हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग जियोग्राफी के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन चल रहा है उसका 6वां लेक्चर होगा। और प्रयास अब तो ये है कि कम से कम 40 से 45 मिनट का अगर लेक्चर अगले लेक्चर जो होंगे 40 से 45 मिनट करने का, और 2-3 लेक्चर में ज्योग्राफी के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे यूपीएससी में पूछा गया, चाहे बीपीएससी में पूछा गया, चाहे यूकेपीएससी में और यूपीपीसीएस में, तो सब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है घटना चक्र से छांट के आपको दे दिया जाए। और ज़रूर इन सब लेक्चर को देखिए। हाँ, संविधान के जो यूपीएससी के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको तो ज़रूर देखिए, क्योंकि यूपीएससी के ही तो बच्चे हैं, यूपीपीएससी वगैरह। ठीक है, तो एक बच्चा जो होता है अपने पिता को देखता रहता है और उसी से सीखता है, इसलिए ये देखता रहता है कि यूपीएससी कहाँ जा रहा है, यूपीएससी क्या कर रहा है, तो उसी प्रकार से अपने आप को भी ढालता है और उसी प्रकार से इधर उधर इर्द गिर्द थोड़ा बहुत काम करता है। तो यानी यूपीपीएससी भी इसी के यूपीएससी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछता है, उसी प्रकार से चल भी रहा है। वैसे यूपीपीएससी का तो सिलेबस भी सेम आप देख लीजिए, GS1, GS2, GS3, GS4, एथिक्स भी डाल दिया गया है। नौकरी देंगे आपको ग्रेड बी की, लेकिन काम करवाएंगे यूपीएससी वाला, है ना। यूपीपीसीएस में तो यही चल रहा है। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। इस समय करंट अफेयर के क्विज उस पर चल रहे हैं और जब भी समय मिलता है तो उस पर क्विज डाले जाते हैं, तो पार्टिसिपेट करिए। करंट अफेयर को बेहतर तरीके से तैयार करिए। 20 से 25 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आ गए तो आपकी तो नैया पार हो जाएगी, इसलिए बेहतर तरीके से पढ़िए। घटनासार का पोस्टमार्टम हो चुका है, अब जल्द ही ई दृष्टि जो मार्केट में आ चुकी है उसका पोस्टमार्टम होगा, आज से ही संभवतः शुरू हो जाएगा, इसलिए बेहतर तरीके से तैयार रहिए। ई दृष्टि मार्केट से खरीद लाइए, वहाँ पर टिक करिए, घटनासार को रिवाइज कर डालिए। घटनासार नई वाली आएगी तो उसका भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। और 22 से 25 मान के चलिए, 22 से 25 तक का करंट अफेयर आप तैयार करिए, 22 से 25 मई तक यूपीपीसीएस के लिए। पहला क्वेश्चन है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कथन है, कारण क्या है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है। ये कौन सी बात हो गई कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी प्रदूषित होती है और इसीलिए गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। गलत, यानी ये दूसरा गलत। गंगा तो प्रदूषित नदी है ना, प्रदूषित तो है ही। ओके, तो सी ए गलत है, सॉरी ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषण गंगा नदी में मिलाया जाना। ओके, सर्वाधिक बीओडी गंगा में कहाँ से कहाँ तक मिलता है? बीओडी शहरों को नाम बताइएगा, बीओडी कहाँ पर मिलता है, तो इसका आंसर करिएगा। यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस 2021 में तीस्ता नदी से क्वेश्चन पूछा, आईएएस 2017 में क्वेश्चन पूछा। देखिए 2017 में जब आईएएस ने पूछा तो 2021 में यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा, है ना। थोड़ा सा एक आध स्टेटमेंट अलग किया। तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। गलत गलत गलत। जितनी बार भी हमने पढ़ाया भूगोल वगैरह में कहीं पर भी नहीं बताया कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। तीस्ता नदी तो सिक्किम में ही स्थित एक चोलामो झील है, चोलामो झील है जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, वहाँ से निकलती है। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता नदी की सहायक नदी, ये सही है। रंगीत नदी याद रखिएगा तीस्ता की सहायक नदी है और इसकी उत्पत्ति भी सिक्किम में ही होती है। ओके, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गलत गलत गलत, बंगाल खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है। ओके, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है तीस्ता नदी वर्तमान में। ठीक है, इसके पहले तीस्ता नदी क्या थी? गंगा की सहायक नदी थी। यही स्टेटमेंट दिया गया था, यूपीपीएससी ने उसको सही माना। ओके चलिए, तो यहाँ पर तीस्ता नदी जो है कि का उद्गम जो है सिक्किम स्थित खांगचुंगछो हिमनदी झील से चोम्भूछू नदी के चोलामू इसको बोलते हैं के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट सिर्फ 2 सही है। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये कब से करने लगी? आप तो 50 बार पढ़े होंगे जो पूर्वी भारत में फ्लो होती हैं नदियाँ, पूर्वी भारत में जो अरब सागर में नहीं सॉरी जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये तो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कहाँ, मतलब जो 2 बड़ी नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, जो गिरती कहाँ पर हैं? अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि ये सब भ्रंश घाटी चट्टानों से होकर बहती हैं, तो मिट्टी लेके जा ही नहीं पाती हैं, डेल्टा बनाएंगी कहाँ से, है ना। तो नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पहला जो कथन है यह गलत है। कारण क्या है? वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, तो सही बात है, भ्रंश घाटी में बहती है।
भ्रंश घाटी में बहती इसलिए डेल्टा का निर्माण करती, ये बात गलत है, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। भ्रंश घाटी में बहती है इसीलिए तो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। ठीक है, चलिए। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इसका प्रमुख कारण है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है, मिट्टियों का, जो मिट्टियाँ बहा के लेके जाती हैं उसका तो अभाव रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में पूछा गया। यूपी पीसीएस भी कुछ इसी प्रकार नजरें इधर उधर देखता रहता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी थोड़ा सा गौर करिएगा। अब ये सिर्फ याद करना कि ये नदी यहाँ से बहती है, ये नदी यहाँ से बहती है और सहायक नदी करते करते तो कितने दिन हो गए, अब बड़ी छोटी भी पूछ सकता है, जैसे पूछ लिया छत्तीसगढ़ ने, ये भी तो देख ही रहे हैं। तो सबसे लंबी से सबसे छोटी, सबसे लंबी नदी है आपकी यहाँ पर देखिए, सबसे लंबी है गोदावरी और उसके बाद है कृष्णा, उसके बाद है नर्मदा, फिर महानदी। गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा स्थान है भारत का जहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक चली जाती है पूरब की तरफ और दूसरी जो है कि पश्चिम की तरफ चली जाती है। ओके, उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, एक नदी में जाकर मिल जाती है। ओके, तो कौन सा पठार भैया, अमरकंटक का पठार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी व नर्मदा नदी का उद्गम होता है, सोन नदी व नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है, यानी गंगा की सहायक नदी है। और जो दाहिने साइड से गंगा मिलती है, यमुना के बाद सोन मिलती है, यमुना प्रयागराज में, फिर भी सोन मिल रही है। ओके, नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है, तो यही अमरकंटक है, अमरकंटक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, याद रखिएगा। ओके, ठीक है, चलिए। और वैसे गंगा की बात करें तो गंगा में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिम साइड से इधर से, मतलब कि गंगा में बाएं साइड से मिलने वाली नदियों को क्रम से सजाइए पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यूपी पीसीएस ने 2019 में या 20 में क्वेश्चन पूछा कि यमुना नदी जो प्रयागराज में आकर मिलती है, उसमें आकर दाहिने साइड से मिलने वाली नदियों का सही क्रम पश्चिम से पूरब क्या है, या पूरब से पश्चिम पूछा था, तो बेतवा, केन, सोन, चंबल ये सब नदियां हैं। हिंडन, वरुणा, सिंध हो गई, सिंगार हो गई, रिंद हो गई, ये सब नदियां हैं। और वही गंगा में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा ये सब नदियां आकर मिलती हैं। यहीं आपको हमने बताया कि सोन नदी भी आकर गंगा में मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी में जाकर देखिएगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में चीज़ें दी गई हैं, उसको पढ़िएगा थोड़ा सा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का दक्षिण का सही क्रम है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली, यानी जो बंगाल खाड़ी में नदियां जो गिरती हैं उनको उत्तर से दक्षिण में सेट करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आती है सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, फिर आती है महानदी, फिर आती है गोदावरी, फिर आती है कृष्णा, पेन्नार, पेन्नार, यहाँ पर एक है पलार, पेन्नार भी है, एक पलार भी है, कावेरी है, फिर वैगई है। याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी और वैगई, ये सब नदियां नॉर्थ टू साउथ हैं। आपको याद करना पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण में आती हुई। ऐसे भारत का मैप ऐसे बनेगा, ये हाँ कुछ इस प्रकार से ना, तो ये इधर स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, वैगई, ये इस प्रकार से नॉर्थ टू साउथ ये सब नदियां हैं, याद कर लीजिएगा। और ऐसे ही एनसीईआरटी में आप देखिएगा, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया गया कि इस साइड पश्चिम साइड से जो नदियां हैं उसको भी नॉर्थ टू साउथ आप लोग याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यूपीएससी तो 2002 में पूछ ही चुका है इसको। ओके, ठीक है, चलिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी पीसीएस के बहुत पेटेंट है, मतलब पेटेंट करवा चुका है कि ऐसे ही पूछेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहाड़ियों का
उद्गम क्षेत्र और नदियों की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले का ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी निकलती है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, ये आपका काम है कमेंट करना। ओके, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी। ओके, और वेरीनाग स्रोत यानी झरना जो वेरीनाग है वहाँ से झेलम निकलती है। तो वेरीनाग यानी झेलम कहाँ से निकलती है, किस राज्य से निकलती है, ये भी आप बताइएगा। महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, महाबलेश्वर से और 2-3 नदियाँ निकलती हैं। उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत ये आता है महाबलेश्वर, तो और 2 नदियाँ निकलती हैं, 2-3 नदियाँ। तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। ये जो कमेंट करने के लिए कहे जा रहे हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको कमेंट जरूर किया करिए। छोटा नागपुर पठार से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, सुवर्ण रेखा नदी निकलती है। चारों स्टेटमेंट सही हैं और इसको याद करिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अब देखिए ये पूछा है यूपी पीसीएस ने 2020 में, तो आपको अगर मटेरियल घटना चक्र में मिले, आपको अगर मटेरियल किसी भी बुक में मिले, जैसे कि लूसेंट में जाएंगे तो इस प्रकार के मटेरियल मिलेंगे जहाँ पर झील ताल ये सब दिए हों, तो वहाँ पर सब दिया रहता है। तो उसको देखिएगा, उसको याद करिए, ये सब चीज़ें याद करिए, क्योंकि ये सब चीज़ों से ही 2-3 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। अब पेपर को टफ बनाने के लिए ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। आपको एग्जाम निकालना है तो देखना होगा, रटना होगा। समय कम है, अगर अभी कर ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए साला झील है अरुणाचल प्रदेश में, साला झील अरुणाचल प्रदेश में, यस ए साला झील अरुणाचल प्रदेश में, यस से साला, ए से अरुणाचल। बड़खल झील हरियाणा में है, बड़खल झील हरियाणा में है। लोकटक झील पता ही होगा मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। तो आप बताइएगा केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है, वह कहाँ पर स्थित है, कमेंट करिएगा। कालीवेली झील तमिलनाडु में है, कालीवेली झील कहाँ है, तमिलनाडु में है, कालीवेली झील तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। झील हो गया, ताल हो गई, तलैया हो गई, यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपी पीसीएस तो भैया इन्हीं सब में थोड़ा सा ध्यान दे रहा है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सही बात है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत में तो लगभग 4 महीने तक बारिश होती रहती है, दक्षिणी भारत में कहाँ। और वैसे दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें तमिलनाडु वगैरह में, तो रिट्रीटिंग मानसून जो होता है वापस जाते हुए नवंबर-दिसंबर में बारिश होती है। ओके, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब मानसून देखिए उठा, भारत का मैप ये है, मानसून ऐसे उठता है, इधर आता है, इधर केरला वेस्टर्न घाट पड़ते हैं, इधर बारिश शुरू होती है, फिर इधर ऐसे 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 करके इधर आता है। तो इधर से जब पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है तो उसकी मात्रा घटती जाती है ना। तो ये बात सही है, ये भी सही है। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, तो ये भी सही, दोनों चीज़ें सत्य हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, सर्दियों के मौसम में आप उत्तर प्रदेश से हैं तो सर्दियों के मौसम में आप देखे होंगे बारिश होती है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 ने पूछा क्वेश्चन कि सर्दियों के मौसम में जो उत्तरी भारत में बारिश होती है वो किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। आप अक्सर अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप गाज़ियाबाद में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जब बरसात यहाँ होती है, मान लीजिए आप दिल्ली या गाज़ियाबाद में हैं और आपका घर लखनऊ है या फिर आपका घर बलिया है, सबसे पूर्वी ज़िला उत्तर प्रदेश का बलिया में है, तो आप अगर देखेंगे सुबह में बारिश दिल्ली में हो रही है सर्दियों के मौसम में, तो आप अपने घर वालों को बता सकते हैं कि शाम तक बारिश होने की संभावना है। और सर्दियों के मौसम पश्चिमी विक्षोभ है तो वेस्टर्न ऐसे जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट होके जाता है, तो आपको बता सकते हैं कि लखनऊ या बलिया वगैरह में जो कि बारिश होगी, हो सकता है संभवतः शाम तक हो जाए या फिर रात में बारिश होगी ज़रूर, ठीक है। ये आप अनुमान लगा सकते हैं और होती भी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। पिछले 2 दशकों में उत्तरी भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। हाँ, तो बाढ़ ज़्यादा आ रही है। अब बिहार वगैरह में देखेंगे हमेशा बाढ़ आ रही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। बाढ़ वगैरह ज़्यादा होगी। भारत की उत्तर प्रदेश की भी कई नदियाँ हैं जहाँ पर बाढ़ की समस्याएँ देखने को मिलती हैं उत्तर प्रदेश में। तो गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। गाद अगर हटा लिया जाए, अब गाद वर्तमान समय में है कि नहीं है, क्या सरकार ने ऐसा स्टेप लिया है कि गाद वगैरह कम किए गए हों,
ये 2000 का क्वेश्चन है। अगर गाद हैं नदियों में तो बाढ़ की बारंबारता बढ़ेगी। ये दशकों से बढ़ी है। वैसे अभी भी गाद हैं, सरकार के द्वारा बिहार वगैरह में प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन गाद की वजह से बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं। ओके, ठीक है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। पूर्वी तट में आप अक्सर सुनते रहते हैं उड़ीसा में चक्रवात आ गया, उड़ीसा में ये चक्रवात आया। पूर्वी तट है ना, उड़ीसा में कहते हैं उड़ीसा में ये चक्रवात आ गया, आंध्र प्रदेश में ये आ रहा है। और पश्चिमी में जब बात करते हैं तो ज़्यादातर गुजरात में बात होती है, गुजरात में आ रहा है चक्रवात, है ना। तो गुजरात वगैरह में। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, उत्तर पूर्वी हवाओं की व्यापारिक मेखला में पड़ता है, और इसलिए पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक आते हैं। तो ये तो रीजन नहीं हुआ, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछा 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? ड्रिप सिंचाई के प्रयोग से क्या लाभ मिलेंगे भैया? तो पहला लिखा है कि खरपतवार में कमी होगी। ड्रिप इरिगेशन होता है तो खरपतवार में कमी होगी, ठीक है। ऐसे अब सतही सिंचाई जब होती है, ट्यूबवेल खोल दिए, पानी खेत में भर रहा है तो क्या होता है, चारों तरफ भरता है। जहाँ पर पहले तो मेड़ वगैरह लगा के कुछ फसलें उगाई जाती हैं, नीचे भर दी, इधर घास वगैरह उग जाती है बहुत ज़्यादा, तो खरपतवार में कमी होगी। आप ड्रिप इरिगेशन होगा तो मतलब बूंद बूंद पानी जड़ों तक पहुँचेगा, ठीक है, तो खरपतवार में कमी होगी। दूसरी चीज़, मृदा लवणता में कमी होगी, ये भी होगा, है ना। मृदा लवणता में भी कमी होगी क्योंकि पानी पूरे तरीके से बहता रहता है, तो मृदा जो होती है वो हो जाती है, सैलिनिटी बढ़ती है उसमें। मृदा अपरदन में भी कमी होगी, है ना। ये भी चीज़ें, ये कमी होगी। मृदा लवणता की बात अगर हम करें तो मृदा लवणता जैसे सैलिनिटी की अगर हम बात करते हैं, सैलिनिटी की अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर उसकी वजह से, ड्रिप इरिगेशन की वजह से सैलिनिटी वगैरह में कमी नहीं आएगी। अगर इससे कमी होती, सिंचाई करके सैलिनिटी करते, सैलिनिटी वगैरह कम करने के लिए जो ऊसर भूमि है उसके लिए जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम। तो जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या है, कमेंट करिएगा। जिप्सम, ओके, जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या है, इसको कमेंट करिएगा। जिप्सम वगैरह मिलाया जाता है लवणता वगैरह को कम करने के लिए। तो यहाँ पर मृदा अपरदन में कमी होगी। जब सिंचाई की ड्रिप इरिगेशन से होगी तो पानी का कटाव कम होगा, पानी बहेगा कम, मेड़ें कम टूटेंगी, तो अपरदन में कमी होगी, ये भी सही। खरपतवार में कमी होगी, पानी चारों तरफ नहीं पहुंचेगा तो खरपतवार में कमी होगी। पेड़ जो रहेगा उसी पेड़ की जड़ों में पानी जाएगा तो खरपतवार में कमी होगी। मृदा लवणता की बात अलग हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए जिप्सम वगैरह मिलाया जाता है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हैं। उसके अलावा और भी लाभ दिए गए हैं ड्रिप इरिगेशन से। पहली चीज़ तो जल बचत, पौधों के आकार एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी, ऊर्जा एवं श्रम बचत, है ना, कम पानी देना होगा, कम उपजाऊ मृदा के लिए उपयुक्त है। ओके, खारे पानी का उपयोग संभव। कम उपजाऊ मृदा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बुंदेलखंड वगैरह क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली होगा। पानी की कमी है तो पानी कम यूज हो तो ऐसी प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी। ओके, तो खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण होगा, उर्वरक क्षमता में वृद्धि होगी, मृदा अपरदन नहीं होगा, भूमि तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। भूमि इतनी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ में पानी देना है तो भूमि की जुताई वगैरह करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन खरपतवार थोड़ा बहुत निकालने के लिए भूमि की तैयारी की आवश्यकता होती है। रोग एवं कीट समस्याएं न्यूनतम होगी, जब वहाँ पर घास वगैरह कम होगी, पानी कम होगा तो कीटाणु इतना ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, हानियाँ क्या होती हैं, मृदा में लवणता समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। डिजाइन, स्थापन एवं उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की ज़रूरत है। इसके लिए आर्थिक एवं तकनीकी समस्याएं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। करीब 10-12 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और जिस प्रकार से जो भी इस प्रकार से बताए गए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लूसेंट वगैरह में देख लीजिए, जो भी चीज़ें बेहतर तरीके से दी हुई हैं, झील, ताल, नदियाँ, ये सब जो है इसको देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।